हेलो दोस्तों, केपी एक्सीलेंट कोचिंग में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्णमाला का हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं। वर्णमाला यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आप पढ़ चुके हैं और आज हम लोग चौथा पाठ पढ़ेंगे, स्वरों का वर्गीकरण, और जानेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण किसे कहते हैं या इसके कितने आधार हैं और किस प्रकार का इसका वर्गीकरण किया गया और कितने आधार हैं इसके। यानी कि जब भी हम देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया है वो 5 आधार पे किया गया है। कितने आधार पे? 5 आधार पे किया गया है। इन पांचों के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे या अध्ययन करेंगे, तो जानेंगे कि ये हमारे 5 आधार किस आधार पे हैं। तो पहला आपका जो आधार है वो है मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे ये स्वरों का पहला वर्गीकरण है और इसके 5 पार्ट हैं। यानी कि जब भी स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो इसके 5 आधार हैं। एक एक पार्ट हम लोग पढ़ते चलेंगे क्रमशः जो है, फिर पांचों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि हमारे 5 जो स्वरों का वर्गीकरण है किन किन नामों से जाने जाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला नाम हमें दिख रहा है कि मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे। तो मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है 3, यानी कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। जैसे कि जब हम आपको स्वरों का एक प्रकार पढ़ाए थे कि स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुप्त। ठीक उसी प्रकार से जब हम स्वरों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं तो उसका जो पहला पार्ट आता है मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे। तो जैसे आप जानते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा का मतलब ये होता है कि पलक झपकने के समय काल को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। यानी कि किसी वर्ण का उच्चारण जब भी हम करते हैं तो जितना समय हमें पलक झपकाने में लगता है, ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, किसी ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते हैं, तो वो उतना ही समय लगता है जितना हमें अपनी पलक झपकाने में समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर का मतलब ये होता है कि जो हमारे, इसको आप कह सकते हैं कि छोटा स्वर है, या इसको कह सकते हैं कि मूल स्वर है, या इसी का नाम क्या है, ह्रस्व स्वर भी है। इसी को छोटा स्वर कहते हैं, इसी को मूल स्वर कहते हैं, और इसी को क्या कह सकते हैं आप, एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। तो जैसे कि हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे उसी को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर यानी कि हम लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, इसकी परिभाषा दे सकते हैं। ह्रस्व स्वर कह सकते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि देखेंगे हमारे ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। अ, ई, उ, री। यानी कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि ह्रस्व स्वर हमारे कौन से, अ, ई, उ, री। यानी कि आप कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। एक अ, ई, उ, री, ये हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि मात्रा हम उसे कहते हैं कि जो
पलक झपकने के समय काल को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। यानी कि जब भी अ का हम उच्चारण करते हैं, जब इस अ का उच्चारण करते हैं तो सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ई का उच्चारण करने में भी सिर्फ एक मात्रा का समय लगेगा, उसको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऊ का उच्चारण करने में भी सिर्फ एक मात्रा का समय लगेगा, उससे भी हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। री का उच्चारण करने में भी सिर्फ एक मात्रा का समय लगेगा, उसको भी हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर हमारे समय का मतलब होता है कि कितना समय किसी वर्ण को उच्चारण करने में लगा है। समय का मतलब क्या? यानी कि ये जो काल लिखा है उसका मतलब होता है समय। यानी कि उस किसी वर्ण का उच्चारण करने में हमें कितना समय लगा किसी वर्ण पे, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। यदि कम समय लग गया तो क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक इसकी अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में क्या होते हैं? अधिक समय लगते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर हमारे कौन से होते हैं। तो देखेंगे जैसे कि हमारे दीर्घ स्वर कौन से हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से क्या हो? ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से क्या हो? अधिक समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं कि दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो आप देख पा रहे हैं कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी हमारी? 7। जैसे आप काउंट कर पाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। यानी कि आप कह सकते हैं कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। अब जैसे कि बताया गया आपको कि जब भी हम ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते हैं तो सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। यहां लिखा भी है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से क्या होना चाहिए? अधिक समय लगे, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं? दीर्घ स्वर कहेंगे। तो देखते हैं, ये आपका ह्रस्व स्वर था और जब प्लस करके एक और ह्रस्व हमने जोड़ा तो ये बन जाता है क्या? आ। तो एक अ का उच्चारण करने में 2 सेकंड का समय लगेगा, तो एक अ का और उच्चारण करने में भी 2 सेकंड लगेगा। तो इन दोनों के योग से आ का निर्माण हुआ है, तो इसको उच्चारण करने में इसकी अपेक्षा अधिक समय लगेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जब भी आ का उच्चारण होगा, जब भी आ का उच्चारण होगा तो इस ह्रस्व स्वर से भी क्या होगा? अधिक समय लेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जब भी इनका उच्चारण करते हैं, अगर ई का भी उच्चारण अगर हम करेंगे तो ई प्लस ई के योग से क्या बनता है? बड़ी ई।
यानी कि एक का ये उच्चारण हुआ, एक दूसरा, ये दोनों के योग से जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो अधिक समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि दीर्घ स्वर में क्यों अधिक समय लग रहा है। तो यानी कि एक ह्रस्व का उच्चारण करने में सिर्फ यानी कि अ का उच्चारण करने में ये ह्रस्व स्वर है, और दोनों को एक साथ उच्चारण जब करते हैं इनके योग से ये बना हुआ आ, इसलिए इसमें अधिक समय लगता है, इसलिए क्या है, ये दीर्घ स्वर है। तो आगे देखते हैं प्लुप्त स्वर, कि प्लुप्त स्वर हमारे कौन से होते हैं। जैसे कि आगे की वीडियो में ये बताया गया है कि कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ है। जैसे हम देखते हैं प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से क्या हो, अधिक समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे कि जाने कि प्लुप्त स्वर हमारे कौन से होते हैं। तो जैसे अगर कोई भी अ है, कोई भी यदि हम स्वर लेते हैं उसके पीछे इस 3 को जोड़ देते हैं तो इसको हम मान लेते हैं क्या, ये हमारा प्लुप्त स्वर है। और हिंदी में एक जीता जाता इसका एक उदाहरण है, ये सबसे अधिक पूछा जाता है ओम, यानी कि ये स्वर आपके कैसे हैं, हमारे ये प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। यानी कि जब भी किसी प्लुप्त स्वर के बारे में जिक्र किया जाएगा तो इस प्रकार से कोई भी स्वर है उसके पीछे ये 3 जुड़ जाए तो उसको हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। यानी कि इस प्लुप्त स्वर का प्रयोग सर्वाधिक वैदिक संस्कृति में किया जाता है। यानी कि प्लुप्त स्वर हमारे कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, वैदिक संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। आगे के वीडियो में ये बताया गया है कि प्लुप्त स्वर हमारे क्यों प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में, यानी कि किसी व्यक्ति को पुकारने में या नाटक या संवादों में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। प्लुप्त स्वर के बारे में ये अगले वीडियो में आपको बताया गया है। उस वीडियो को देखने के बाद ही इसको आप देखेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है। तो आशा करते हैं कि ये 3 पार्ट आपको समझ में आए होंगे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर ये कैसे स्वर हैं, यानी कि मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और ये तीनों के बारे में आप जान लिए कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है या प्लुप्त स्वर क्या है। तो फिर दूसरा जो पार्ट है उसके बारे में हम लोग जाने, तो आगे चलते हम लोग। तो देखेंगे कि जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पे दूसरा जो पार्ट है हमारा, जीभ के प्रयोग के आधार पर या जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जीभ कहना, जीभ कहने से ये तद्भव का बोध होता है, जीवा कह देने से सिर्फ तत्सम का बोध हो रहा है। लेकिन ये दोनों क्या हैं, एक समान हैं। यानी कि जीभ के प्रयोग के आधार पे जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से किया गया है। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पक्ष स्वर। जैसे कि आगे अभी आपको बताया जाए तो इनके बारे में बता दें
कि जीभ के प्रयोग के आधार पर या जिह्वा के प्रयोग के आधार पे जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। यानी कि हमारे ये कितने होते हैं, 3 टाइप, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि जानेंगे कि अग्रस्वर किसे कहते हैं, या मध्य स्वर कौन से होते हैं, या पक्ष स्वर हमारे कौन से होते हैं। इनका भी एक स्थान निर्धारण किया गया कि हमारे कौन से स्वर किस क्रम में आएंगे। यानी कि स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया है वो स्वरों का एक प्रकार से देखेंगे तो आप क्रम लगाया गया कि कौन सा अग्र स्वर में आएगा, कौन सा मध्य स्वर में आएगा, या कौन सा पक्ष स्वर में आएगा। तो अग्र का मतलब होता है आगे, अग्र का मतलब क्या होता है, आगे, और मध्य का मतलब होता है बीच, और पक्ष का मतलब होता है पीछे। कहने का मतलब यह है कि जब इन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं तो हमारी ये जिह्वा, यानी कि जीभ के प्रयोग के आधार पे बात की जा रही, तो सिर्फ जीभ के प्रयोग के आधार पे हम देखेंगे कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभ का यदि अग्रभाग यानी कि आगे का भाग कार्य करे, जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये जीभ है, तो जीभ का अगर ये भाग हिस्सा ये कार्य कर रहा है, यहां से इतना ये हिस्सा अगर कार्य कर रहा है तो उसको कहते हैं हम क्या, अग्रस्वर। उसे हम क्या कहते हैं, अग्रस्वर। यानी कि किसी वर्ण को बोलते समय यदि जीभ का ये अगला भाग यानी कि अग्रभाग, ये इसी को हम क्या कहते हैं, अग्र यानी कि आगे, तो ये अगला भाग अगर कार्य करता है किसी वर्ण को बोलने में तो उसी को हम कहते हैं अग्रस्वर। और मध्य का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य का मतलब होता है बीच में। तो जब किसी वर्ण को बोलते समय जीभ का ये मध्य भाग, ये बीच वाला भाग कार्य करे तो उसको कहते हैं मध्य स्वर। और इसके पीछे जितना भी ये हिस्सा बचा हुआ है पीछे का, उसको हम कहते हैं पक्ष स्वर। क्या कहते हैं, पक्ष स्वर। यानी कि पक्ष स्वर का मतलब होता है पीछे। यानी कि जीभ का जो भी भाग है मध्य के पीछे से, वो सारे हमारे किसके अंतर्गत जाएंगे, पक्ष स्वर के अंतर्गत। यानी कि जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि अग्र तभी होगा, और जीभ यहां लिखाई है कि जीभ के प्रयोग के आधार पे हमें देखने हैं वर्ण, कि जीभ के प्रयोग के आधार पे हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो सदैव याद रखिएगा कि जब जीभ का अग्रभाग इस अवस्था में कार्य करता है आगे का ये, तो उसको हम कहते हैं क्या, अग्रस्वर। क्या कहते हैं, अग्रस्वर। अगर ये हिस्सा कार्य करता है बीच वाला तो उसको कहते हैं क्या, मध्य स्वर। और इसके पीछे जो भी भाग बचा है ये, उसको कहते हैं हम क्या, पक्ष स्वर। क्या कहते हैं, पक्ष स्वर। तो एक तरीके से ये आपको समझाना था कि अग्र स्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है, या पक्ष स्वर क्या है। अब हम देखेंगे कि अग्र स्वर कौन कौन से हमारे वर्ण होते हैं, कि यानी कि अग्र स्वर में कौन से वर्ण या कौन से स्वर हमारे उच्चारण किए जाते हैं। तो देखेंगे, अग्र स्वर का मतलब होता है, जैसे कि हम लिख दें, इसकी परिभाषा कर दें, अग्र स्वर कह सकते हैं आप कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्र भाग काम करे उसे अग्र स्वर कहते हैं। यानी कि देख पा रहे हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग काम करे उसे हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ई, ए, ये जो हमारे अग्र स्वर आए, यानी कि आप बोलने का उच्चारण करने का प्रयत्न करिएगा कि वाकई में
इनका प्रयोग जीभ के अग्रभाग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अग्रभाग से होगा तो जीभ का अगला हिस्सा, जैसे आपको हम एक डायग्राम बना के दिखाए थे, सेम जीभ का अग्रभाग कार्य करता है। जैसे बोलेंगे तो जब कह रहा है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर देखना है तो सिर्फ हमें जीभ देखनी होती है। तो बोल के देखिए ई ए ऐ, तो जीभ का जो अग्रभाग होता है, यानी कि जीभ हमारी जो होती है आगे और पीछे का क्रम बनाती है, यानी कि जब आप ई का उच्चारण करेंगे तो जीभ हल्का सा आगे की तरफ जाती है, वही उसका क्या कहलाता है, अग्रभाग कहलाता है। तो जब भी पूछे कि निम्नलिखित में से एक अग्र स्वर है, तो इन चारों में से कोई एक आपका क्या होगा, अग्र स्वर होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ई ए ऐ, तो ये जीभ का जो अग्रभाग इसमें कार्य कर रहा है, इनकी संख्या हमारी कितनी हो जा रही है, 4। अगर पूछे कि अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप बता सकते हैं कि अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आशा करते हैं कि आपको अग्र स्वर समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं कि मध्य स्वर किसे कहते हैं। यानी कि मध्य स्वर का मतलब यह है कि जिन स्वरों का हम उच्चारण करेंगे, अगर किसी स्वर का उच्चारण करते हैं और जीभ का मध्य भाग यानी कि बीच वाला भाग कार्य करे, मध्य स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग काम या कोष्ठक में कार्य करे, उसे मध्य स्वर कहते हैं। यानी कि मध्य स्वर हमारे कौन से हो जाएंगे, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग काम करे उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। यानी कि जब भी हमारे मध्य स्वर आएंगे तो अग्र का मतलब क्या था, जीभ के अग्र भाग से कार्य हो रहा था, उसको हम कहते थे अग्र स्वर। और जिन स्वरों का उच्चारण अगर हम करते हैं, मध्य स्वर का मतलब होता है बीच का, यानी कि मध्य कौन सा, बीच का। तो मध्य में कौन से हमारे स्वर आ जाएंगे, उदाहरण में देखते हैं, या जैसे जैसे अ का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, यानी कि अ हम उच्चारण जब भी करते हैं तो जीभ के मध्य भाग से होता है। और मात्र एक मध्य स्वर में इकलौता एक यही स्वर है जो जीभ के मध्य भाग यानी कि बीच से बोला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अ। यानी कि जीभ का जो मध्य भाग हो, बीच वाला जो भाग है, वो सिर्फ क्या आएगा, अ आएगा। और अ का प्रयोग हम जीभ के बिचले हिस्से से करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। यानी कि जब भी मध्य स्वर का उच्चारण हम करते हैं तो ये जो आ स्वर आया है, ये सिर्फ जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है, यानी कि बीच वाले हिस्से से इसका उच्चारण होता है, और इसी को हम कहते हैं क्या, मध्य स्वर। और इसकी संख्या अगर पूछ ले कि मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही स्वर आया हुआ है, सिर्फ अ, तो इसकी संख्या भी कितनी होगी, 1। यानी कि मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो आगे देखते हैं कि पच्च स्वर हमारे कौन से होते हैं। मध्य स्वर हमारे आपने देख लिया कि सिर्फ अ होता है, कि मध्य स्वर हमारे कौन से हैं, सिर्फ अ। और अग्र स्वर जैसे कि आप जान पाए हैं कि ई ए ऐ। उसी प्रकार से देखेंगे कि पस स्वर, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पश्य भाग कार्य
करे उसे पश्य स्वर कहते हैं। यानी कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पश्य स्वर किसे कहते हैं, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पश्य भाग कार्य करे उसे हम क्या कहते हैं, पश्य स्वर कहते हैं। तो जैसे कि हम देख पाएंगे कि पश्य स्वर हमारे कौन से होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो स्वर थे यानी कि ई, ए, आए, ये किसके अंतर्गत आए थे, अग्र स्वर के अंतर्गत, और मात्र एक स्वर जो है अ आया था किसके अंतर्गत, मध्य स्वर के अंतर्गत। और जितने भी हमारे स्वर बचते हैं वो सभी कहाँ जाएंगे, पश्य स्वर के अंतर्गत, यानी कि पीछे से उच्चरित होने वाले, यानी कि जीभ के पिछले हिस्से से उच्चरित होने वाले स्वर को हम क्या कहते हैं, पश्य स्वर कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि आ, उ, बड़ा ऊ, आ, उ, बड़ा ऊ, फिर ओ, औ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितने हमारे स्वर हैं, 5। और पश्य स्वरों का मतलब ये होता है कि जीभ के पिछले हिस्से से जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं उसी को हम कहते हैं पश्य स्वर। तो पश्य स्वर हमारे कौन से, आ, उ, ओ, औ। ये हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 5। अगर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बन जाए कि निम्नलिखित में से पश्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं कि पश्य स्वरों की हमारी संख्या कितनी है, 5 है। अगर यहां से क्वेश्चन बने कि निम्नलिखित में से, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आपको बताते हैं कि इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं कि यानी कि ये आपके कौन से, मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे, और दूसरा आप पढ़ रहे हैं जीभ के प्रयोग के आधार पे या जिह्वा के प्रयोग के आधार पे। तो 2 पार्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे एक तीसरा पार्ट, यानी कि मुख द्वार या मुख बीबर के खुलने के आधार पे, उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ से आपको कितनी चीजें समझ में आई और किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में पूछे जा सकते हैं, या जब भी कोई पेपर होता है, चाहे यूपी पुलिस का हो या जीडी का हो या लेखपाल भर्ती का हो, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए उसके बारे में एक झलक आप देख लें कि स्वरों के उच्चारण स्थान से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन कैसे हमारे पूछे जाते हैं स्वरों के वर्गीकरण से। तो पहला क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि जो हमने प्रकार पढ़ा अभी स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर पश्य स्वर नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर पश्य स्वर नहीं है। तो जब भी नहीं वाले क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से एक बताएं कि पश्य स्वर कौन सा नहीं है, तो हमेशा आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसको अंडरलाइन कर देंगे कि ये क्या पूछा गया है, नहीं में। और विकल्प आपको इस प्रकार से मिलेगा, जो विकल्प आपको मिलेंगे इस प्रकार से मिलेंगे कि वो उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर नहीं है। तो इस प्रकार से आपको पेपर हॉल में मिल जाएगा कि कौन सा जो है पश्य स्वर नहीं है। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जब भी आपसे कंपटीशन में जो क्वेश्चन का स्तर है स्वरों का वर्गीकरण से किस प्रकार से पूछेगा, आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और इन 4 विकल्पों में
पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर पक्ष स्वर नहीं है। ये नहीं के बारे में पूछा गया कि निम्नलिखित में से एक ऐसा स्वर होगा जो पक्ष स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आ है, ऊ है, ओ है और ए है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा स्वर आपका ऐसा है जो पक्ष स्वर नहीं है। तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा है कि हमारे आ, ये भी क्या है आपके पक्ष स्वर है, ऊ ये भी क्या है आपका पक्ष स्वर है, ओ भी क्या है आपका पक्ष स्वर है। तो एज द राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। जैसे कि आपने अभी वीडियो में पढ़ा कि ए जो है हमारा कैसा स्वर है, तो ये ए जो है आपका कैसा स्वर है, अग्र स्वर है। यानी कि आप इसे पक्ष स्वर नहीं कह सकते, ये कैसा स्वर है हमारा अग्र स्वर है। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी देखते हैं कि आप कितना कर पाते हैं, इसमें कितना सही कर पाते हैं। आप अपना मूल्यांकन स्वयं से करिएगा, क्योंकि जब भी हम प्रश्न बनाएंगे तो 4 विकल्प देंगे और जो आपको लगे कि ये नहीं विकल्प मेरा सही है, उसका जवाब आप पहले ही क्लिक कर लीजिएगा। फिर आप हमारे दिए हुए जवाब से सुमेलित करिएगा कि उसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो फिर देखते हैं, एक श्रृंखला और देखते हैं, एक दूसरा प्रश्न देखते हैं कि जैसे कि अभी आप 2 पार्ट पढ़े हैं, वहीं से क्वेश्चन होंगे आपके कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 है। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मध्य स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मध्य स्वर है। तो मध्य स्वर के बारे में पूछा गया है, तो 4 विकल्प आपको तो मिलने ही मिलने चाहिए और उन विकल्पों में से कौन सा सही है उसका अनुसरण आपको करना होगा। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो भी स्वर आएंगे, तो इस प्रकार से एक श्रृंखला हम लिख रहे हैं और आप बताइएगा कि इनमें से एक मध्य स्वर कौन सा है। तो मध्य स्वर के बारे में पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं कि मध्य स्वर हमारे कौन से होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मध्य जो स्वर है, मध्य जो स्वर आपके आएंगे उनमें से कौन सा होगा। तो देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मध्य स्वर है। ये क्या पूछा गया है, मध्य स्वर के बारे में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मध्य स्वर है। तो मध्य स्वर आपके कौन से हो जाएंगे, आप बताइए, आंसर मिला लीजिएगा। जब भी 4 विकल्प दिए होंगे तो आप पहले से अपना आंसर लगा लीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ इसको सम्मिलित कर सके कि हमारा कौन सा आंसर सही है या कौन सा गलत है। तो जैसे आप जानते हैं कि ई एक अग्र स्वर है और बड़ी ई भी क्या है, अग्र स्वर है, और औ ये कैसा स्वर है, पश्च स्वर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर, यानी कि आ। आप जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि अ ऐसा स्वर है, यानी कि जिसका उच्चारण में, यानी कि जीभ के आधार पे ये कैसा स्वर है हमारा, तो मध्य स्वर है। ये कैसा स्वर है, तो मध्य स्वर है, यानी कि अ मात्र ऐसा स्वर है जो सिर्फ मध्य भाग यानी कि जीभ के बीच वाले हिस्से से इसका उच्चारण होता है। यानी कि बस आपका आंसर क्या होगा 3 होगा। आप सभी लोग इसको मिला लीजिएगा और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला पार्ट अगले वीडियो में आपको मिलेगा। स्वरों का जो वर्गीकरण पढ़ाया गया है, तो हम पढ़ेंगे अगले क्रम में मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।